नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ गुनाहों का देवता उपन्यास, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, उसका अगला अंक लेकर। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर शुक्ला के सूने बंगले में बरामदे में कुर्सी डाली लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेले करती हुई गौरैया को अपलक देखता रहा। चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लिवाने के लिए शाहजहाँपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहाँ से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए। लेकिन आज 15 रोज हो गए, लोगों का कोई भी खत नहीं आया। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भी दी। चंदर को डॉक्टर साहब के आने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करके नोट्स बनाने में कट जाती, दोपहर कॉलेज में कट जाती, लेकिन शामें बड़ी उदास हो गुजरती थी। फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत भी नहीं आया। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी भी दुख नहीं था, और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी न होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब वह उदास होता तो जाने क्यों वह हमेशा सोचने लगता कि उसके जीवन में जो कुछ हो गया उस पर उसे गर्व करना चाहिए। जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व में मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में, सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा। पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के एक बादल खुल गए थे। पके हुए जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते हुए सूरज की उदास किरणें झोंक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था, जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों की लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके, फिर किरमिच के झोले से खत निकाले, सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, ये सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा, इतने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहाँ थी तो बड़ी वही आदत थी, वहाँ है तो वही आदत, चंदन ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मंसूरी से आया था। उसने झल्लाकर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है। वह जानती है कि चंदर को यहाँ कैसा लग रहा होगा। बिनती ने बता दिया होगा, फिर भी लापरवाही मारे गुस्से के। थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया था। उसके साथ वहाँ से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। बर्टी अब बहुत स्वस्थ है। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के न आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कहाँ। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे हैं वह। तीसरे चौथे दिन जब अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी बिखर जाता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चार दीवारियों तक हरी भरी हो जाती हैं। लंबे घने पेड़ झाड़ियाँ निखर कर धुल कर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं। कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेती हैं और हर बंगले में रेडियो का ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं।
कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया। वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा था। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उनमें सबसे निराला था, अद्भुत था, लेकिन कितना अभागा था। नहीं अभागा नहीं, कमज़ोर था बर्टी। और यही क्या कमज़ोर था, सारी दुनिया कितनी कमज़ोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतर कर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बाहर बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था क्योंकि एक तो पम्मी नहीं, दूसरे कोई लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भाभी पत्नी। चंदन ने आवाज़ दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदन ने फिर आवाज़ दी। बर्टी बाहर आया। चंदन उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था, जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया, सीना उभर आया। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी खाकी हैट, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर एक हाथ से बंदूक पकड़कर एक हाथ आँखों के आगे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। वहाँ बेकार फंसा आके। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं हूँ मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं। मैं आपको ये दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं, शिकारी हो गया हूँ। उसने चंदर के कंधे पर पकड़कर इतना जोर से झकझोरा कि चंदर की पसलियाँ चरमरा गई। आओ, उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया। सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है, एक मेरा मित्र। दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती है। मुझे मिल गई, बहुत ख़राब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ ना। बहुत मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफ़रत मिस्टर कपूर, औरतों से नफ़रत। सबसे ज़्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो यहाँ। अकेली लड़की रही सिस्टर। मैं वहाँ से 2 चीज़ लाया हूँ, एक तो ये तोते का बच्चा, एक जेनी। वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूँगा। लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूँ, इससे शादी कर लूँगा। क्यों, है ना ठीक? उसको शिकार का चाव कहते हुए अब मैं शिकारी हूँ ना? चंदर हाँ कहे या ना, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे। अंत में बोला, ये बंदूक तो उतार रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या। शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहाँ खतरा है, जंगली जानवर हों, वहाँ पर बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। बहुत धीमे स्वर में चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो, एक औरत जो 24 घंटे घर में रहती है, मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कोई चीखा। लगा जैसे कोई चीज़ पियानो पर गिरी, पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज़ आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो। अंदर मेरे मित्र और जैनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन ये आवाज़ें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला। निश्चिंतता से बैठ गया। क्षण भर बाद उसने अजब सदर से देखा। एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ में माथे का खून पोंछता हुआ नशे में चूर था। बहुत भद्दी गालियाँ देता हुआ चला जा रहा था। गिरता पड़ता आया। उसने बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपये उपहार लिया। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। चंदर स्तब्ध था। क्या करे क्या ना करे। इतने में चंदन से अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया। सैकड़ों गाली देते हुए बोली, जा सीधे, वरना हड्डी नहीं बचेगी यहाँ। वह फिर उठा तो खुद ही भी नीचे कूद पड़ी, घसीटती हुई दरवाजे से बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। मैं लौटी और बर्टी का काल पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूँ,
मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। हूँ, ये भी तुम्हारा दोस्त है, अभी बताती हूँ। और वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया उसका वक्त ने खत लिखकर। ज्यों ही जेनी ने चंदर का काल पकड़ा, बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर दूंगी, समझे कि नहीं? बर्टी बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ, समझ गया। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई। बर्टी को पकड़ कर घसीटते हुए बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ रही है और तुमने स्वेटर नहीं पहना, चलो पहनो। मरने की ठानी है, मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और ये बकरे की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदन ने मन में कहा, ये कुछ रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम होता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद ऊनी स्वेटर ऊनी मोजे हाँफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि लड़की ये डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूँ बर्टी, सोलो वाले मानता हूँ। चंदन ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन ये झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतों को समझना मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे हुए तुम? चंदन ने पूछा। सी सी। होठ पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोलने का इशारा करते बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। ये एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी, शिकार में बहुत होशियार। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया, तीसरे दिन में मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया, पेट फूल गया। रात को इसे बहुत डर लगा तो ये मेरे पास आकर लेट गई, बीच में बंदूक रखकर। हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी। अब कहती है मुझसे ब्याह करेगी, नहीं करूँगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदा चुपचाप बैठा सोच रहा था, क्योंकि विचित्र जिंदगी है इस अभागे की, मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत में छोड़ रखे। फिर बोला, ये आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। ये बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, क्या दूँ इसे, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूँ, इसे एक प्रेमी उपहार में दे दूँ। मैंने एक मित्र से कहा, तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। मैं राजी हो गया, मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर। बर्टी बहुत गंभीर बनकर बोला, इसका मतलब ये है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया या होने वाला, उसे यदि नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने, और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे पति मिल जाए। मैं समझता हूँ कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी, और कोई प्रेमी अपनी रानी को यदि अच्छा उपहार दे सकता है तो वह उसे पति प्रदान करे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो ज़रूर करते होगे ना? सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम किसी लड़की को प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो कि वो लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उससे शादी मत करना। ये लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ हाँ हाँ, बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपटें उसे तपा रही हैं। उसने भी तो यही किया था सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेतलोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वहाँ साधना की पवित्रता भी कीचड़ पागलपन में उलझ कर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। मैं उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांगकर सह भागा, जैसे उसके पैरों के नीचे अंगारे छिपे हों। फिर नींद नहीं आई, उसे चैन नहीं आया। रात को सोया तो बार बार चौंक उठा। उसने सपना देखा एक बहुत बड़ा कपूर उसने सपना देखा कि एक बहुत कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है।
बहुत बड़ा। मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें इतनी पवित्र खुशबू की कि आदमी की आत्मा को बेले का फूल बन जाए, आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल यह है कि सुधा सफ़ेद बादलों की साड़ी पहने हैं, चंद्र किरणों को चादर लपेटे हैं। जहाँ जहाँ चंद्र जाता है, कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं। सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला। सहसा एक चट्टान हिली, उसमें से एक भयंकर प्रेत निकाला, एक सफ़ेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मसाल। उस गुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी, बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य ये है यहाँ। और उसने अपने हाथ की मसाल ऊंची कर दी। ये कपूर का पहाड़, ये बादलों की साड़ी, किरणों का परिधान, इंद्रधनुष के फूल, ये सब झूठे हैं। ये मसाल है जो अपने स्पर्श से इन सबको पिघला देगी। उसने अपनी मसाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसाती नदी की तरह उमड़ कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदन ने चीख कर कहा, भागो। सुधा भागी, चंदर भागा। पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा, हा हा हा। चंदन ने देखा सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था, लेकिन घनघोर अंधेरा था। पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे विश्वासों को उखाड़ देना चाहती है। चंदर कांप रहा था, उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजिन उठी। कहा है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदन ने कहा, और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया। फिर उठा, चारों ओर दरवाजे बंद किए, कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे से न चला जाए। लेकिन बेटी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने क्या कहाँ टूट गया, जो फिर नहीं बन पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। जब कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा अब कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा वह अब कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता। एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उसने चीर फाड़ करना उसका सब परीक्षण किया करता। अभी तक उसे विश्वास का संबल था। अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया। इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारों में जा पटका। सुधा का खत आया। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे। सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी, तब वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे ये सब सहसा पता नहीं, एक नाटक सा लगने लगा, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, ये सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कौने जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हार रहा था। यह भी उसे मालूम था कि चंदर के किस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा है। उसने मन में सोच लिया कि सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करना है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को भी न समझता तो घूम फिर सुधा विवाह करती। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया, घमंड नफरत, और नफरत नसों को चूर चूर करने लगी उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। वह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई की।
कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की। उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिनती बाल्टी में पानी भर लाई। सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया, मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमज़ोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा, इन्हें भी दिल्ली साथ ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाए। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा। उसने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे, बेतहासा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर, हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी नहीं छोड़ेगी। छी, दूर हटो सुधा, ये क्या नाटक करती हो? आज तुम बच्ची नहीं हो। सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ में लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई। चारपाई पर लेट कर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं ही बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने चला गया। लौट कर ऊपर छत पर चला गया। बिनती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो ज़रा ऊपर खाना दे जाओ। बिनती ने थाली लगाई। सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उसकी। बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदर को दे गई। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूँगा। सुधा ने एक और थाली में रख दिया। चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम नाराज़ क्यों हो? बताओ, हमसे क्या पाप हो गया? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए। मुझे जो चाहे सजा दो, लेकिन ऐसा न करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फ़ायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था। अब तो किसी सुहागिन के मुँह से ये शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो ये बात है तुम्हारे मन में। मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतार कर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज़ में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूँगी। यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर काँप गया। उसने इस रस की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती बिनती उसने घबराकर पुकारा। सुधा से बोला, अरे ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ गया। चंदर उठ। उसने ज़बरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई तो इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े बिछिया पहना दी। जो सुधा चुपचाप उठी नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रूंधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा ख़त्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं ना दीदी। पता नहीं आप लोगों में क्या हो गया। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे। अब आपको क्या हो गया? चंदन ने सिर उठाया, गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया बिनती। मैं भी नहीं सोचता कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूँगा। इतना अभागा हूँ मैं खुद भी
इधर घुलता जा रहा हूँ, सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। विनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती से लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए खाइए, जाओ दीदी को बुला लाओ, जाओ दीदी को बुला लो, उन्हें भी खिला दो। चंदन ने कहा। विनती गई, फिर लौट कर आई। बहुत रो रही हैं, अब उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिए। फिर सुधा ने ना खाया तो नहीं, आप खा लीजिए, वे तो खा लेंगी, इनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, विनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदन को देने लगी। चंदन ने खाना शुरू किया। धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, विनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुधा के वक्त चंदन जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई, प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदन का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिया। लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहाँ उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन वहाँ तो वह टिक ही नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न ले, उसे चैन नहीं मिलेगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनना अच्छा हो तो कृपया चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।